फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इकोनॉमिक्स का जो सैम्पल पेपर आ गया है, सीबीएसई ने इशू किया है, उस पूरे सैम्पल पेपर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम दिखाएंगे कि क्या आंसर होगा और किस तरह एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना है, वो पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, क्या ब्लू प्रिंट रखा है सीबीएसई ने। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 40 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। इंस्ट्रक्शंस जो दी हैं, दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 13 क्वेश्चंस। ओवरऑल 13 क्वेश्चंस होंगे पेपर में। 5 क्वेश्चंस, दिस पेपर कंटेन्स 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे। मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन आर शॉर्ट आंसर टाइप एंड आर टू बी आंसर 30 to 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट एक्सीड मत करिएगा, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। 3 मार्क्स में 50 to 80 वर्ड्स होगा, 5 मार्क्स में 80 to 120 वर्ड्स लिखने हैं। मतलब यहाँ पे टाइम आपका जो है 2 आवर्स है, वो इनफ है, क्योंकि वर्ड लिमिट इतनी नहीं है कि आप 2 आवर्स के अंदर ना कर पाए। दिस क्वेश्चन पर पेपर कंटेन्स केस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, मतलब केस स्टडी वाले भी होंगे और सोर्स मतलब इंफॉर्मेशन लेकर कहीं से डेटा उठाकर क्वेश्चन दिया होगा तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, तो वो भी होंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और इसका एक ऑप्शन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस। आपने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ी थे। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। बहुत सिंपल सा आंसर है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज रिफर्स टू बेनिफिट कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर। एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी को जो बेनिफिट मिलता है उसको पॉजिटिव, विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, इसका कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, रिफर्स टू हार्म कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर विदाउट बीइंग पेड पेनलाइज्ड फॉर इट। यहाँ पेनाल्टी नहीं पड़ी लेकिन उसने हार्म कर दिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको, ये 2 मार्क्स का है तो आपको 2 लाइन में दोनों को एक्सप्लेन कर देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक फॉर विच इट इज गिवन। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दिया है 500 करोड़ और कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो लिख दी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है हमें, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करके, यहाँ पर देखिए कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन लिखी हुई है और हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल पे जो हमारी इक्वेशन होती है y इक्वल टू सी प्लस आई। अब इक्विलिब्रियम लेवल क्वेश्चन में बोला था इक्विलिब्रियम लेवल पे कंजम्पशन फंक्शन है, तो हम नीचे वाली इक्वेशन जो y इक्वल टू सी प्लस आई है उसमें हम c को पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमने c की वैल्यू ऊपर से उठाकर y इक्वल टू सी में रख दी। तो यहाँ सिंपली हमने पुट ऑन कर दी है वैल्यू की, जो वैल्यू दी हुई है। और आई जो दिया है 500, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है ऑटोनॉमस, तो हमने आई की जगह 500 पुट कर दिया। अब देखिए वाई वाई कैंसिल होके हमारा वैल्यू निकल जाएगी वाई की, तो हमें वाई की वैल्यू मिल गई। हमें निकालना क्या था, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पूछा है कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल फ्रॉम अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो इक्विलिब्रियम लेवल निकल आया। जब इक्विलिब्रियम लेवल तब हमारा डिसाइड होगा जब वाई इनकम जो होगी हमारी 3000 करोड़ होगी। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है। तो सेकंड पार्ट में और करके है कैलकुलेट चेंज इन इनकम और हाइपोथेटिकल इकोनॉमी गिवन दैट मार्जिनल एमपीसी दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। सिंपली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आप मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा के यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए गिवन है चेंज इन इन्वेस्टमेंट है हमारा 1000 करोड़, एमपीसी दिया हुआ है और मल्टीप्लायर की वैल्यू दी है 1/1 माइनस एमपीसी। ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का। तो इसमें हम पुट कर दें एमपीसी की वैल्यू, और के का फॉर्मूला जो होता है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई भी होता है। तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमारा डेल्टा वाई निकल कर आ जाएगा, इनकम निकल कर आ जाएगी। तो यही हमारा पूछा था। देखिए यहाँ पे पूछा है चेंज इन वाई, चेंज इन इनकम सॉल्व करके दिखाना था। तो बहुत सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया, एज द इनकम इंक्रीजेस पीपल टेंड टू सेव मोर, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग सेव करना और इंक्रीज कर देते हैं, तो इसको हमें जस्टिफाई करना है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। At a lower level of income, a consumer spend a large portion of his income on consumption expenditure, basic survival requirement। जब कम इनकम होती है तो लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करना चाहते हैं। कम से कम बेसिक नीड्स तो पूरी हो तब हम सेव करने के बारे में सोचेंगे। जब इनकम बढ़ जाती है तो बेसिक नीड्स तो पूरी हो ही रही हैं, साथ ही साथ कुछ सेव भी कर सकते हैं, तो उस समय सेविंग्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसी को पूरा एक्सप्लेन कर देना है आपको यहाँ पर। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन 4 में दिया है स्टेट एनी एंड डिस्कस एनी 2 इंडिकेटर्स दैट हेल्प इन मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री। इंडिकेटर्स बताने जिससे हेल्थ स्टेटस के बारे में कंट्री का पता चले। तो हेल्थ स्टेटस कैसे पता चलेगा, अगर डेथ रेट जो होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये पता चल जाए, और हेल्थ स्टेटस कंट्री का जानना है तो हमें लिटरेसी रेट भी जानना होगा।
तो लिटरेसी रेट देखिए, इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिया हुआ है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट सर्वाइव फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ, और लिटरेसी रेट क्या है, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज। तो दो इंडिकेटर्स इन्होंने लिए हैं। ये जो सेकंड इंडिकेटर जो सीबीएसई ने दिया है, ये तो हमें कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें तो हेल्थ स्टेटस जानना है ना। तो इसमें लिटरेसी रेट दिया है, तो ये थोड़ा कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, कुछ हो सकता है रॉन्ग हो। सेकंड जो क्वेश्चन फिफ्थ है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। देखिए, किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत अच्छा है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इंफ्रा अगर अच्छा नहीं है तो वो डेवलपमेंट एक्टिविटी अगर करेगी भी तो इंफ्रा ना अच्छा होने की वजह से वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इंफ्रा अगर अच्छा है और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो इसको हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। जो करेंटली इंडिया की सिचुएशन चल रही है वो इंफ्रा पे फोकस कर रहा है इस समय इंडिया। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हाँ सही बोला है, ये बात तो सही है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, इंड्यूसेस हायर इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेट्स मोर इनकम। ऑटोमेटिक इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, और कोई भी इकोनॉमी होगी वो बढ़ेगी। विद राइज इन इनकम द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इंप्रूव्स। दस कंक्लूसिवली वी मे से दैट इंफ्रा कंट्रीब्यूट्स। सिंपल सी आपको एक्सप्लेन कर देना है कि इंफ्रा से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है अब। ये कुछ इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं लग रहे, बहुत ईजी है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है। गिव वैलिड रीजन एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल इनकम निकालते समय कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड बाय इन्वेस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, जब आईपीओ आता है, जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, उस समय पैसा इन्वेस्ट करती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर उस समय इन्वेस्ट करते हैं तो, और वो कंपनी जो है वो क्या करती है, एसेट्स खरीदती है उससे आईपीओ के टाइम पे, तो वो इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन ये मार्केट में ही खरीदा बेचा जा रहा है, आपस में ही लोग ट्रेडर्स जो हैं वो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो क्या ये इंक्लूड होना चाहिए। फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड बोला है, तो ए जो है नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या है। तो इसमें दिया है फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड एसेट्स ट्रांजैक्शन। तो ए वाला जो है उसमें देखिए, एसेट्स ट्रांजैक्शन आर मियर पेपर क्लेम्स एंड डू नॉट लीड टू एनी वैल्यू एडिशन। इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, वो बस पेपर पे लिख दिया जाता है, आज इसका हो गया आज उसका हो गया, तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकंड देखते क्या है। सैलरीज पेड बाय द फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली टू द लोकल वर्कर्स ऑफ द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में वर्कर्स हैं, हाँ सैलरी जनरेट हो रही है, कुछ वैल्यू एडेड उन्होंने कुछ वर्क किया है, समथिंग इन रिटर्न, तो ये इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड्स, कुछ वर्क नहीं हो रहा है या वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ खास इतना भी हाई लेवल नहीं बनाया इन्होंने, पेपर इजी है। अब इसी का एक और ऑप्शन है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। हमें निकालना है नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है, प्राइस इंडेक्स दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, तो वो फॉर्मूला पुट किया, सॉल्व हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन जो है ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। नीचे देखिए सोर्स भी लिखा गया है, कहाँ से ये डेटा कलेक्ट किया गया है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 2019 वर्ल्ड बैंक वेबसाइट से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक नोट दिया हुआ है, जो स्टार बना होगा उसको हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। तो देखते हैं स्टार कहाँ बना हुआ है। देखिए ऊपर इन्वेस्टमेंट के बगल में ही स्टार बना हुआ है, तो इसको हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा डेटा दिया हुआ है जिसमें कंट्री दी है, इन्वेस्टमेंट इंफ्रा में कितना कर रही है ये जीडीपी का परसेंटेज, और कितने सेफ्टी मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज क्या हैं, सैनिटेशन सर्विसेज कैसी हैं, मोबाइल सब्सक्राइबर पर 100 में दिया हुआ है कितने हैं, और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मिलीलीटर टर्न्स ऑफ ऑल इक्विवेलेंट। तो ये सारी चीज़ें दी हैं। तो देखते हैं इसका डेटा क्या लिखा है। तो यहाँ हमें रीड करना है पूरा, और 8 एंड 9 क्वेश्चन बेस्ड हैं इसी पे। तो एक बार क्वेश्चन देख ले तो हम जल्दी से आंसर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो आप रीड करते करते आंसर भी ढूंढ लेंगे। 8th क्वेश्चन जो है वो है, आउटलाइन एंड डिस्कस एनी टू एडवांटेज इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अक्रूइंग टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इसका क्या इकोनॉमिक एडवांटेज मिल रहा है जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है। तो चलिए देखते क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं रीड करना। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हैज़ डीपेंड द डिकेट्स लॉन्ग स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशन, ठीक है, बट इट हैज़ ऑल्सो स्पार्क्ड क्रिटिसिज्म्स ऑफ बर्डनिंग पाकिस्तान विद माउंटेन्स ऑफ डेट एंड allowing China to use its debt trap policy to gain access to strategic assets of पाकिस्तान। देखिए चाइना जो है कॉरिडोर तो बना दिया, उस कॉरिडोर से चाइना ने पाकिस्तान को लोन दिया और उसको डेट में फंसा लिया, जिससे चाइना पाकिस्तान की एसेट्स पे एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस दे सकता है।
फिर क्या है, द फाउंडेशन ऑफ CPEC पार्ट ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वर लेड इन May 2013। एट द टाइम पाकिस्तान वॉज रीलिंग अंडर वीक इकोनॉमिक कंडीशन। 2013 में इस बेल्ट को बनाया गया था और उस समय पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पुअर थी, वीक थी। चाइना कमिटेड टू प्ले एन इंटीग्रल रोल इन सपोर्टिंग पाकिस्तान इकोनॉमी। उस समय चाइना ने हेल्प किया। पाकिस्तान एंड चाइना हैव ए स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप दैट गोज बैक डिकेड्स। एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप थी जो बहुत पहले से चलती है यार, डेकेड्स बैक। पाकिस्तान टर्न टू चाइना एट द टाइम when it needed a rapid increase in external finance to meet critical investment in hard infrastructure, particularly power plants and highways। तो जो पाकिस्तान ने चाइना की तरफ फेस किया और बोला कि मुझे इन सब में हेल्प करो, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसमें किसमें चाइना ने हेल्प की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स और हाईवे में। आगे देखते हैं क्या है, CPCE अर्ली हार्वेस्ट projects met this need, leading to dramatic increase in Pakistan's power generation capacity, bringing an end to supply side constraint that had made rolling blackouts a regular occurrence across the country। चाइना ने पाकिस्तान के पावर प्लांट्स में बनने में हेल्प किया फाइनेंस के थ्रू, और पाकिस्तान का जो ब्लैकआउट हो जाता था कि बैक टू बैक जो लाइट चली जाती थी वहाँ, तो वो सही हो गई। पाकिस्तान लीन इनटू CPCP। अब वो CPCE जो कॉरिडोर था उसी के ऊपर मतलब डिपेंडेंट होने लगी। लेवरेजिंग चाइनीज फाइनेंसिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस, लेवरेज करने लगी, चाइना से लोन लेने लगी, फाइनेंस और टेक्निकल असिस्टेंस लेने लगी, बैक टू बैक लीन हो गई उसी की तरफ। इज एन अटेम्प्ट टू एंड पावर शॉर्टेज दैट हैड पैरालाइज्ड इट्स कंट्री इकोनॉमी, जिसकी वजह से पावर शॉर्टेजेस होने लगी। एंड पावर शॉर्टेजेस दैट हैज, ये कौन सी पावर, ये पावर शॉर्टेज मतलब उनकी जो पावर शॉर्टेज था वो खत्म हो गया और अपना जो इकोनॉमी था वो पैरालाइज कर लिया क्योंकि डेट ट्रैप में फंस गई। ईयर्स लेटर चाइना इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान हैज इंक्रीज एट एन अनइमेजिनेबल पेस। अब सालों बाद ये अब देखने में आ रहा है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। चाइना एज पाकिस्तान लार्जेस्ट बायलेटरल क्रेडिटर। देखिए चाइना का सबसे बड़ा क्रेडिटर जो है पाकिस्तान है। इसके बारे में क्या दिया है देखते हैं। चाइना एबिलिटी टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ग्रोन सब्सटेंशियली इन रिसेंट ईयर्स, मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट बीजिंग इज नाउ इस्लामाबाद लार्जेस्ट कॉरिडोर। बीजिंग जो है वो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा कॉरिडोर है अभी रिसेंटली। आगे यहाँ लिया, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स रिलीज बाय पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री, पाकिस्तान टोटल पब्लिक एंड पब्लिकली गारंटीड एक्सटर्नल डेट, अरे बाप रे, $44 बिलियन, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। इन जून 2013 में इतना था। जस्ट 9.3% ऑफ विच वॉज ओन टू चाइना। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने डेटा निकाला तो उसमें इतना लोन पाकिस्तान के ऊपर है जिसमें 9.3% जो है वो चाइना का है। मतलब चाइना के ने इतना लोन पूरे का 9.3% लोन दिया है। मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। बाय अप्रैल 2021 दिस एक्सटर्नल डेट बलून्ड टू $90.12। अब वो एक तरह से डबल ही हो गया, डबल से भी ज़्यादा पहुँच गया है लोन। करेंट डेटा है ये अप्रैल का। विद पाकिस्तान ओइंग 27% $24.7 सो $24.7 बिलियन ऑफ इट्स टोटल एक्सटर्नल डेट। अब जो 90.12 जो बिलियन डॉलर्स आया उसमें से $24.7 बिलियन चाइना को ही देना है। मतलब पाकिस्तान के ऊपर लोन है चाइना का ऑफ इट्स टोटल एक्सटर्नल डेट टू चाइना अकॉर्डिंग टू IMF के अकॉर्डिंग। एडिशनली चाइना प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू हेल्प पाकिस्तान बिल्ड इट्स रोड इंफ्रा, expanding north-south connectivity to improve the efficiency of moving goods from Karachi all the way to Gilgit बल्तिस्तान, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो एरिया है ये, इस एरिया में भी चाइना ने हेल्प किया है इंफ्रा से रिलेटेड और एक्सपर्टाइज, टेक्निकल एक्सपर्टाइज में। दीज इन्वेस्टमेंट वर्क क्रिटिकल इन बेटर इंटीग्रेटिंग द कंट्रीज पोर्ट्स, स्पेशली कराची में पोर्ट्स हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने ये POK जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको, उसका जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज था उसमें दिया इन्होंने और फाइनेंशियली हेल्प किया कि वहाँ की रोड बन जाए, क्योंकि वो वहाँ पे जो कराची में था वहाँ पे पोर्ट था, वहाँ पे इंफ्रा अच्छा होना चाहिए था। विद अर्बन सेंटर्स इन पंजाब एंड अदर प्रोविंसेस, तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे इन्होंने डेवलपमेंट किया, यही बताया जा रहा है। अब हमारा जो डिस्पाइट आगे भी दिया, डिस्पाइट पावर एसिमेट्रिक्स बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, द लेटर स्टिल has tremendous agency in determining its own policies, even if such policies come at the expense of the long-term socio-economic welfare of Pakistan citizen। तो देखिए अभी भी जो चाइना का कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान पे, मतलब इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, जो पॉलिसीज़ बनती है उसमें चाइना का भी
उसमें इन्फ्लुएंस दिखता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था 8th वाला, उसमें देखिए दिया है डिस्कस करने में 2 इकोनॉमिक एडवांटेज, पाकिस्तान को क्या इकोनॉमिक एडवांटेज मिला, तो साफ साफ मिल गया था मैं आंसर कि इंफ्रा इनका इंप्रूव हुआ और टेक्निकल एक्सपर्टाइज मिली। और 9th क्वेश्चन में दिया है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा डिटेल में बताइएगा इसमें कि किस तरह हेल्प किया, क्या क्या बनाने में हेल्प किया, कौन से कॉरिडोर बनवाए, कराची जो पोर्ट वाला एरिया था वो भी डेवलप किया, तो ये चीज़ लिखनी होगी। और लोन दिया, ये भी लिख सकते हैं आप, और टेक्निकल एक्सपर्टाइज दिया, ये सब लिख सकते हैं। एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ बायलैटरल डेट ट्रैप सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान विच इज़ द चाइनीज ऑन द चाइनीज इकॉनमी। पाकिस्तान की जो चाइना की जो बायलैटरल जो इम्प्लीकेशंस थे, डेट ट्रैप जिसमें पाकिस्तान फंस गया है, उसका चाइनीज इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पाकिस्तान ऑन द चाइनीज इकोनॉमी। तो चाइनीज इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका आंसर हम देख लेते हैं 9th वाला। चाइना हैज़ बिकम फेमस फॉर इट्स डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इन रिसेंट टाइम्स। चाइना जो है इस चीज़ के लिए फेमस हो गया कि वो डेट देता है और फंसा लेता है। अंडर दिस चाइना प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू हेल्प वेरियस नेशन टू ब्रिंग देम अंडर इट्स एक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल। ये क्या करता है ऐसा कि वो लोन दे और अपने कंट्रोल में ले आए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसका एग्जाम्पल है ही, आपने देखा कि 9.3% से 27.4% तक लोन इनका पाकिस्तान के ऊपर आ गया। तो ये तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, इन्होंने दे रखा है। 10th क्वेश्चन देखते क्या है, एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज इम्पैक्ट यूज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो होते हैं, जो मनी के टर्म्स में नहीं होते हैं, उसका जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 10, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सही लिखा है, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में एक्सचेंज होते हैं उसको जीडीपी में नहीं कैलकुलेट किया जाता क्योंकि मनी टर्म्स में नहीं होते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ practical difficulties like non-availability of reliable data, although these activities enhance public welfare which may lead to underestimation of GDP। देखिए इससे जीडीपी कैलकुलेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जीडीपी डेटा वाइज तो अच्छी नहीं दिखेगी, लेकिन जो इकोनॉमिक वेलफेयर की वजह से लोगों की कंडीशन इंप्रूव होगी, तो वो डेटा वो जो चीज़ है वो डेटा पे नहीं आ पाएंगी, यही इम्पैक्ट पड़ेगा कि इकोनॉमिक कंडीशन तो अच्छी हो रही है बट उसका जो डेटा पे जो था वो नहीं आ पा रहा है, डेटा पे नहीं आ पा रहा है, ये चीज़ है। क्वेश्चन 11 दिया है, मॉनेटरी मेजर्स ऑफर अ वैलिड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी, स्टेट एंड डिस्कस एनी टू मॉनेटरी मेजर्स टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। ये जो मॉनेटरी मेजर्स जो लेती है कंट्री, उससे इन्फ्लेशनरी गैप में इंप्रूवमेंट होता है, ठीक होता है। ये इसका 2 रीज़न के साथ हमें जस्टिफाई करना है। तो देखते हैं क्या है, कैसे इंप्रूव किया जाएगा। तो 2 जो है CRR और हम यूज़ करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उसको ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं। जो आपने रोल ऑफ आरबीआई पॉलिसीज़ वाला जो पढ़ा था वही यहाँ पे आपको लिखना है, CRR का रोल बताना है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट जो है मार्केट में ओपनली जाके सेल कर देती है अपनी सिक्योरिटीज़, जिससे इन्फ्लेशनरी गैप है वो कम हो जाता है। ये 2 मेजर्स जो आपको एक्सप्लेन करने होंगे इसमें। नेक्स्ट है 12, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है और हमें निकालना है कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज NDPFC। तो NDPFC, और ये कौन सा मेथड लगेगा, तो देखिए इनकम वाला मेथड लग रहा है, रेंट है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। तो मेजरमेंट ऑफ इनकम से ये क्वेश्चन आया है इनकम मेथड को यूज़ करके। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन हम दिखा दे रहे हैं, आप जब सॉल्व करने बैठिएगा तो इस सोल्यूशन से आंसर निकाल कर देख लीजिएगा। 4,700 करोड़ आंसर है। इसी में एक और क्वेश्चन दिया है बी पार्ट, जिसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड निकालना है। डिस्टिंग्विश दोनों में डिफरेंस देना है, तो डिफरेंस भी इजी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसा केस स्टडी टाइप का नहीं है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन हो गया है, इसका बी पार्ट भी है एक और है, करके दिया हुआ है। गिवन द फॉलोइंग डेटा NVA एट फैक्टर कॉस्ट बाय संभव अ फार्मर प्रोड्यूसिंग वीट। ठीक है, डेटा दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, NVAFC निकालना है। NVAFC का फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज़ कर दीजिए। तो देखिए इन्होंने किस तरह सॉल्व किया है NVAFC। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। सब्सिडी दिया है, कंजम्पशन दिया है, सब कुछ यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टेट एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के 2 कंपोनेंट्स बताने, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। नेट फैक्टर फीफा और फीटा जिसको हमने पढ़ाया था आपको, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो 2 आंसर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, पेस्टिसाइड्स आर केमिकल कंपाउंड्स डिजाइन टू किल पेस्ट, मैनी पेस्टिसाइड्स कैन ऑल्सो पोज हेल्थ रिस्क टू पीपल इवन इन इफ एक्सपोज टू नॉमिनल क्वांटिटीज। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट्स सजेस्ट एनी टू ट्रेडिशनल मेथड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, आप जनरली भी आंसर दे सकते हैं, तो इसमें जो आंसर लिखा है वो देख लेते हैं। द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग कंटामिनेशन विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे इन्होंने बोला है नीम ट्रीज एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स आर नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर। तो इन्होंने बोला कि नीम का यूज़ किया जाए और उसके बाय प्रोडक्ट जो निकल कर आते हैं उसको यूज़ किया जाए, जिससे
पेस्टिसाइड जो है दूर रहेंगे, पेस्ट जो है वो दूर रहेंगे। बी पार्ट है, इन रिसेंट टाइम्स द इंडियन इकॉनमी हैज़ एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। दिस प्रॉब्लम हैज़ ओनली बीन एग्रीवेटेड बाय द आउटब्रेक ऑफ, देखिए जो कैजुअल लेबर्स थे वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए कोविड-19 के आउटब्रेक की वजह से। सही लिखा है, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? सही है। डिस्कस एनी टू डिसएडवांटेज ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। इसके दो डिसएडवांटेजेस बताने हैं। कैजुअल लेबर्स जो हैं उनके साथ क्या डिसएडवांटेज होता है ऐसा कि वो इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो देखिए कैजुअल वर्कफोर्स जो है कोविड-19 में बहुत हुआ था। बहुत सारे कैजुअल वर्कर्स थे, लेबरर्स थे जो वर्क कर रहे थे। देखिए उनके साथ टू डिसएडवांटेज क्या है कि लेबर लॉज नहीं है ऐसे जो उनको प्रोटेक्ट करे, किसी भी तरह काम करवाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एक जो आपका लेबर फोर्स है उसके लिए एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए। हमें डिसएडवांटेज पूछा है तो हम डिसएडवांटेज बस बताएंगे, उसका क्या सोल्यूशन है वो नहीं बताएंगे। लेबर लॉज नहीं होते हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, किसी भी रेट में उसको रख लिया जाता है और जॉब कभी भी निकाल दिया जाता है। और एक और क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन मिलियंस ऑफ कैजुअल वर्कर जॉब, उन्होंने उनकी जॉब जो थी वो जो थी चली गई, और वो कैसे सरवाइव करें, खाना कैसे मिलेगा उनको, हेल्थ एक्सपेंडिचर कैसे वो पूरे करेंगे। तो ये क्वेश्चन उठ जाता है कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या डिसएडवांटेज क्या है। तो ये तो था हमारे इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर।